हेलो। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मेरा नाम नीतीश कुमार एंड आप मेरे यूट्यूब चैनल ए गंगादेव स्टडी पॉइंट पे अभी पढ़ रहे हैं। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो दर्पण है। ठीक है, यानी दर्पण क्या होता है या फिर दर्पण के कितने प्रकार होते हैं और दर्पण से संबंधित जो भी रिलेटेड इससे टर्म है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं दर्पण क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम पहले से लिख के लाए हैं दर्पण क्या होता है। ये वैसी चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश की किरणों को निश्चित नियमानुसार परावर्तित करती है तथा जिसका एक सतह रजतित अवश्य हो, दर्पण कहलाती है। क्या बोले हम, आप उसको भूल जाइए, जो हम समझा रहे हैं आप उससे समझिए। जैसे हम इससे पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक पतला सा शीशा का प्लेट है। अभी इसको हम क्या बोलेंगे? शीशा बोलेंगे, शीशा का प्लेट बोलेंगे। और यदि अब भी इस पे हम प्रकाश की किरण डालें तो क्या होगी? प्रकाश की किरण इसको पार कर जाएगी, ऑफ कोर्स पार कर जाएगी। अब यदि जैसे आप अपने खिड़की से बाहर टॉर्च जलाते हैं तो उसको क्या करती है? लाइट पार कर जाती है। जब वही हम अब क्या करते हैं, ये जो हमारा शीशा है इसके हम एक सतह को रजतित कर देते हैं। ये रजतित करने का मतलब सिल्वर्ड करना। क्या कर दिए हम? इसको एक सतह को रजतित कर दिया। अब यदि आप इस पे प्रकाश की किरण पड़ी तो यहाँ पे प्रकाश की किरण का क्या होगा? परावर्तन होगा। ये अब आप इसको क्या बोलिएगा? अभी भी आप इसको शीशा ही बोलिएगा या फिर शीशा का प्लेट? नहीं, अब इसको हम दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे अभी हम इसको? अब दर्पण, मिरर। ठीक है, अब आप शायद मिरर का मतलब समझ गए होंगे। वही यहाँ पे जो जो हम किए हैं वही यहाँ पे लिख दिए। वैसे चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश की किरणों को निश्चित नियमानुसार परावर्तित करे और जिसका एक सतह रजतित अवश्य हो, सिल्वर्ड अवश्य हो, वो क्या कहलाएगी? दर्पण कहलाएगी। तो अब आप इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर, यानी दर्पण के प्रकार। इसको आप नोट कर लीजिए। मिटा दें? मिटा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ मिरर के ऊपर कि मिरर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, बेसिकली मिरर हमारा 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा परवलयिक दर्पण या फिर पाराबोलिक मिरर इंग्लिश में। तो बात करते हैं हम कि समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण हम वैसे दर्पण को बोलेंगे जिसका परावर्तक सतह पूरे समतल हो, प्लेन हो। कैसा हो? ये देखिए। अब इसको यदि हम पूरे कर दें, पेंट पीछे से रस्तित कर दें, इसका जो सतह है, परावर्तक सतह ऊपर वाला, वो कैसा है? पूरे प्लेन है। इसी को हम क्या बोलेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। जैसे आपका जो घर में यूज करते हैं जो आईना, वो क्या है? हमारा समतल दर्पण है। क्यों है समतल दर्पण? क्योंकि उसका परावर्तक सतह कैसा है? प्लेन है। ठीक है, इसका क्या होगा? परावर्तक सतह समतल हो, समतल या फिर प्लेन हो, उसको हम क्या बोलेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। अब आते हैं हम गोलीय दर्पण पे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो देखिए, गोलीय दर्पण को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या है। वैसे अगर एक लाइन में हम बोले तो गोलीय दर्पण हमारा किसी खोखले गोले का भाग होता है। बट ये खोखला गोला क्या, इसको समझते हैं। जैसे हम मानते हैं कि आपके पास कांच का गेंद है, शीशा का गेंद है। अब गेंद अंदर से क्या होता है? खोखला होता है। अब आंख पे क्या है? गेंद अंदर से क्या होता है? खोखला होता है। अब उसमें भी 2 सरफेस है। अब जैसे मान लीजिए ये आपके पास गेंद है, ये पूरे गोल होगा, और ये किसका गेंद है? शीशा का गेंद है। अब जब हम इसके सतह को रस्तित कर देंगे तो इसका व्यवहार कैसा हो जाएगा? दर्पण के जैसा हो जाएगा। तब इसी दर्पण को क्या बोलते हैं हम? गोलीय दर्पण। मतलब गोला का जो भाग होगा उसी को हम क्या कर दिए? रस्तित कर दिए। उससे जो हमारा दर्पण बना उसी को हम बोलें गोलीय दर्पण। वही गेंद वाला कहानी आप समझ लीजिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जो किसी
खोखले गोले, या फिर गेंद अंदर में कर देते हैं, का भाग हो, वो क्या कहलाएगी? गोलीय दर्पण। अब ऐसा नहीं कि आप गेंद को पेंट कर दिए, भाई गेंद को पेंट करके हम नहीं बना सकते, क्योंकि दर्पण के लिए क्या चाहिए? शीशा चाहिए। शीशा से हम उसको क्या करेंगे? शीशा को ऊपर से पेंट कर देंगे, या फिर इसके अंदर वाले सतह को भी हम पेंट करके बना सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। अब आता है परवलयिक मिरर, कि पैराबोलिक मिरर क्या होता है? तो भाई सिंपल, जो दर्पण गोलीय नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे? परवलयिक मिरर। मतलब जैसे ये देखिए, ये, अरे भाई कहाँ हो गया जी, ये देखिए, अब ये पूर्ण रूपेण गोला नहीं है, बट हम मानते हैं ये शीशा का खोखला है, ठीक। अब इसको आप पेंट कर दीजिए, बाहर से रंजित कर दीजिए। अब इसके पास किसका व्यवहार आ जाएगा? दर्पण का व्यवहार आ जाएगा। अब चूंकि ये पूर्णतः गोल नहीं है तो इसको हम गोलीय दर्पण नहीं बोल सकते, समतल नहीं है तो इसको समतल दर्पण भी नहीं बोल सकते, तब इसको क्या बोलेंगे हम? परवलयिक मिरर, जो पूर्णतः गोल नहीं हो। सिंपल लिख दीजिए, जो पूर्णतः गोलीय नहीं हो। जो पूर्णतः गोलीय नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे हम? परवलयिक मिरर, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। तब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है। परवलयिक दर्पण के बारे में हमको बस इतना ही पढ़ना है। समतल दर्पण के बारे में हम इससे पिछले वाले 1-2 लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। अब किसकी बात करेंगे हम? गोलीय दर्पण की। इसको आप नोट करें, फिर हम मिटा देंगे, मिटा दें। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा गोलीय दर्पण है ये कितना टाइप का होता है, यानी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसको भी मिटा दें, मिटा देते हैं, इसको पढ़ना नहीं है तो मिटा देते हैं हम, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं, सिर्फ दर्पण को रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ गोलीय दर्पण में मतलब गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है, इसको हम कैसे करें भाई? कैसे इसको हम डिवाइड करें, या फिर जो मतलब जितना भी प्रकार का यह होता है कैसे इसको डिवाइड किया गया, पहले वो समझते हैं। अब देखिए, ये क्या है? गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण। ये भी क्या है? एक गोलीय दर्पण। मान लेते दोनों सेम है, ठीक। दो गो बराबर त्रिज्या का गेंद था, उसको हम ले लिए। अब हम क्या किए? ये दोनों अभी क्या है? गोलीय दर्पण है, ये तो आप कन्फर्म है। अब हम क्या किए? इसको बाहर से, यानी बाहर वाला सरफेस को रंजित कर दिए। कौन सरफेस को? बाहर के सतह को। हम क्या किए? बाहर वाला सतह को रंजित कर दिए। अब बाहर वाला भी सतह को आप रंजित कीजिएगा तो भी ये गोलीय दर्पण है कि नहीं? अब आप, मेरा दोस्त आया, वो क्या किया? वो अंदर वाला सतह को रंजित कर दिया, अंदर वाला सतह को रंजित कर दिया। अब भाई, अब ये गोलीय दर्पण नहीं है क्या? अब भी है गोलीय दर्पण। अभी भी अगर यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी तो इसको ये क्या करेगा? परावर्तित करेगा, परावर्तन होगा। अब यहाँ भी मान लीजिए इसको हम 2 भाग में काट के हटा लें, यहाँ पे ऐसे प्रकाश की किरण डालें, यहाँ पे भी इसका क्या होगा? परावर्तन होगा। तो दोनों ये गोलीय दर्पण है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो हमारा गोलीय दर्पण है उसके हम बाहर वाले सरफेस को रंजित किए, और यहाँ पर जो हमारा गोलीय दर्पण है इसके अंदर वाले भाग को रंजित किए। दोनों में क्या डिफरेंस है? यही, मतलब किस भाग को रंजित किए उसी का डिफरेंस है, जबकि दोनों का साइज सेम है। मान लेते दोनों गोल गोल है, ठीक है, सेम है। अब इसी के आधार पर हम गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांट दिए, 2 भाग में। एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, एंड इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसी के आधार पर हम इसको 2 भाग में बांट दिए। और अब अवतल दर्पण भाई किसको बोलेंगे? अब देखिए, अवतल दर्पण वो दर्पण होगा
जिसका हम बाहर वाले सतह को रचित किए हैं, वो जो दर्पण होगा हमारा वो क्या होगा, अवतल दर्पण। तो इसको हम कैसे बना लें, ये हमारा क्या होगा, अवतल दर्पण। क्या है, अवतल। तो अवतल दर्पण कैसा होगा हमारा, ये पूरा एक गोला होगा एंड इसके हम बाहर वाले भाग को क्या किए हैं, रचित कर दिए। तो ये क्या हो गया हमारा, अवतल दर्पण हो गया। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं, इस गोले को अंदर वाले भाग को रचित किए हैं, और जब आप अंदर वाले भाग को रचित कीजिएगा तब जो हमारा दर्पण बनेगा उसको हम कौन सा दर्पण बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। तो यहाँ पर जो रचित है ये एक दर्पण था, इसके हम अंदर वाले भाग को रचित कर दिए। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा दर्पण बना उसको हम बोले उत्तल दर्पण। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसका परावर्तक सतह उभरा हो या फिर उठा हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। एंड इस देखिए यहाँ इसका जो परावर्तक सतह ये है हमारा, ये कैसा है, उठा हुआ है, सॉरी उठा हुआ नहीं है, ये धंसा हुआ है परावर्तक सतह। ठीक है, हम गलती कर दिए यहाँ पे जिसका परावर्तक सतह कैसा है, धंसा हुआ, देखिए ये धंसा हुआ है, ठीक, अंदर धंसा हुआ, जिसका परावर्तक सतह अंदर धंसा हुआ हो उसको हम कौन सा दर्पण बोलेंगे, अवतल दर्पण। एंड जिसका परावर्तक सतह, देखिए यहाँ पे प्रकाश की किरण इधर से आएगी तो इसका परावर्तक सतह ये हुआ। अब इसका परावर्तक सतह कैसा है, उठा हुआ है, तो इसका परावर्तक सतह कैसा है, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसको हम कौन सा दर्पण बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, अब आप शायद समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है एंड उत्तल दर्पण क्या होता है। दोनों गोलीय दर्पण है, ठीक, बट हम क्या किए, इसको बाहर वाले सरफेस को पेंट कर दिए तो हमारा कौन सा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण। और जब उसी गोलीय दर्पण के हम अंदर वाले सरफेस को पेंट कर दिए, रचित कर दिए, तब जो हमारा दर्पण बना उसको हम बोले उत्तल दर्पण। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर जो गोला का केंद्र होगा यहाँ होगा, यहाँ पे भी गोला का केंद्र होगा। अब देखिए इसका जो परावर्तक सतह है अवतल दर्पण का वो किधर है, केंद्र के तरफ। ये भी लिख दीजिए, परावर्तक सतह केंद्र के तरफ होता है। ठीक है, एंड इसका जो परावर्तक सतह है, जैसे यहाँ पे इसका केंद्र कौन बनेगा, मान लेते गोला अगर कंप्लीट होगा ऐसे, इसका केंद्र कहीं यहाँ पे होगा, तो परावर्तक सतह देखिए केंद्र के तरफ है। और यहाँ पे भी एक गोला अगर कंप्लीट हम कर दें इसको ऐसे ऐसे, इसका परावर्तक सतह यहाँ पे क्या होगा, केंद्र होगा गोला का। तो इसका जो देखिए परावर्तक सतह हमारा है वो केंद्र के विपरीत डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, परावर्तक सतह केंद्र के विपरीत दिशा में होता है। अब होती है होगा ये हम नहीं जानते, बट होता है लिख दिए। ठीक है, समझ गए आप कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या होता है। मिटा दें इसको, आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा देंगे। मिटा दे भैया, मिटा दें मिटा दें मिटा दें। ठीक है, तो भाई अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, दर्पण पढ़ लिए, दर्पण के प्रकार पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे, अभी भी बहुत कुछ बाकी है भाई। अभी से यहाँ से तो हम स्टार्ट किए हैं पढ़ना दर्पण को। तो अब हम पढ़ेंगे दर्पण के हाथ पैर के बारे में, जिसकी सहायता से ये कोई भी काम को करेगा। अब दर्पण का क्या काम है, अभी जो हम पढ़ेंगे, अब अभी 10वीं में जो हम पढ़ेंगे वहाँ पे दर्पण का क्या काम होगा, प्रतिबिंब बनाना। तो भाई उसका हाथ पैर होना चाहिए ना प्रतिबिंब बनाने के लिए, कि सिंपल यही एगो दर्पण हो गया, सिंपल जैसे ये दर्पण, इसका भी हाथ पैर होगा तब ना काम कुछ कर बनाएगा प्रतिबिंब। तो वही इसके हाथ पैर के बारे में पढ़ेंगे। एंड यदि आप अपने किताब में देखिएगा तो वहाँ पे हेडिंग दिया होगा
कि दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य, ठीक है, तो उसी को हम बोल दिए दर्पण का अंग, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं दर्पण से संबंधित मुख्य तथ्य। आप अपने कॉपी में नोट डाल लीजिएगा, ठीक है, दर्पण से संबंधित मुख्य तथ्य। अब भाई बात करते हैं सबसे पहले हम दर्पण की वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र, भाई दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो हम क्या देखते थे, दर्पण ये है एक, ये कौन सा दर्पण है हमारा, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अब देखिए इसमें जो वक्रता केंद्र होता है वो क्या होता है। अब भाई ये अवतल दर्पण है, मतलब गोलीय दर्पण है, तो कहीं ना कहीं ये गोला से कट के बना है। हम क्या करते हैं, गोला को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक, ऐसे माने तो ये गोला होगा। अब भाई गोला है तो इसका कोई ना कोई केंद्र होगा, बीच में केंद्र होगा। अब ये जो गोला का केंद्र होता है इसी को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। आप अपने बुक में देखिएगा तो वहाँ लिखा होगा, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोला का जो केंद्र होगा उसी को हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। यहाँ पे हम छोटा सा अक्षर में लिख देते हैं कि खोखले गोले का खोखला गोले का केंद्र, खोखला गोले का केंद्र क्या, वक्रता केंद्र। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय सी, वक्रता केंद्र को हम सी से डिनोट करते हैं। अब भाई ये क्या हमारा अवतल दर्पण है, इसमें भी वक्रता केंद्र है, तो मतलब उत्तल दर्पण में भी होगा वक्रता केंद्र। तो एक उत्तल दर्पण भी बना लेते हैं, ये रहा हमारा। इसका कौन सा सतह पेंट करेंगे हम, अंदर वाले सतह को। तो भाई यहाँ पर भी वक्रता केंद्र होगा, क्यों, क्योंकि ये भी किसी ना किसी खोखले गोले से कट के आया। तो इसको हम क्या करते हैं, ये सबसे पहले दर्पण कौन सा है हमारा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है मतलब गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण है तो उसमें वक्रता केंद्र होगा। इसको भी हम क्या करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कंप्लीट करके। अब भाई अगर खोखला गोला है तो इसका केंद्र होगा, कहीं मान लेते बीच में थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये ऐसे कर देते हैं, ठीक, कहीं बीच में इसका केंद्र है। अब यहाँ पर जो केंद्र है इसी को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। दोनों में सेम बात, यहाँ पर भी वक्रता केंद्र का डिफिनीशन वही, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका जो केंद्र होगा उसी को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। तो हम वक्रता केंद्र के बारे में पढ़ लिए, इसको सी से डिनोट करते हैं, आप याद रखिएगा। एंड वैसे आपको पढ़ते पढ़ते ये सब याद आ जाएगा, ठीक है। मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। वक्रता केंद्र के बारे में हम पढ़े, ठीक है। अब दूसरा, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है, सेम वही कहानी, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोला का जो त्रिज्या होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। भाई सिंपल है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कौन होगा हमारा, ये हो जाएगा ऐसे। भाई ये अगर खोखला गोला है इसका क्या होगा, त्रिज्या ऑफकोर्स जरूर होगा त्रिज्या। अब उसी त्रिज्या को हम यहाँ पे नया नाम दे दिए वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, आर से। किससे डिनोट करते हैं, आर से। अब यहाँ पर भी वक्रता त्रिज्या होगा, तो ये हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या। ऐसे भी हो सकता है वक्रता त्रिज्या क्या, बट यहाँ पे दर्पण है नहीं तो इधर करके क्या फ़ायदा, उधर दर्पण है तो हम उधर कर लिए तो वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे भी इधर हो सकता है बट इधर दर्पण है नहीं, हम इतना ही दूर काटे हैं तो वक्रता त्रिज्या इधर हो गया। यहाँ पे भी हम वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। समझ गए आप, समझ गए आप, ठीक है। तीसरी बात, ध्रुव, बढ़िया से लिख देते हैं, दर्पण का ध्रुव, ध्रुव, धूर्त, दर्पण का धूर्त। भाई ये सब दर्पण का अंग है, जैसे हमारा और आपका हाथ, पैर, नाक, आँख, कान, दांत जो भी है जिसके सहायता से हम किसी भी काम को करते हैं, उसी तरह ये सब भी दर्पण का अंग है जिसके सहायता से ये क्या करेगा, इमेज बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा। इसीलिए हम इसको भी पढ़ते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ते, ठीक है।
तो अब दर्पण का ध्रुव क्या होता है इसको समझते हैं। अब देखिए दर्पण का ध्रुव मतलब सिंपल, अब अगर ये दर्पण है, अब दर्पण के सतह के सबसे बीच वाला, दर्पण के बीच वाला भाग पे मान लेते हैं यहाँ पे इसका बीच वाला भाग है, इसी को हम बोलते हैं ध्रुव, पी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इसका बीच वाला भाग मान लेते हैं यहाँ, इसको हम क्या बोलेंगे ध्रुव। जैसे मान लेते हैं ये दर्पण है हमारा, ऐसे हाँ है दर्पण। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ दिया कि भाई दर्पण का ध्रुव कौन होगा, भाई ये दो सब इधर से आए बीच में, इसके सतह पर एगो पॉइंट देख लिए, इसी को हम बोलते हैं क्या, दर्पण का ध्रुव। सिंपल है। तो दर्पण का ध्रुव मतलब क्या, दर्पण के बीच वाला, दर्पण के बीच वाला सतह पे एगो बिंदु जिसको हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव। इससे इसको डिनोट किससे करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो लिख दीजिए दर्पण के बीच सतह पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता। ये है ध्रुव, ये है ध्रुव, अब दोनों में होगा ध्रुव। ठीक है, चौथी बात करते हैं हम, दर्पण का प्रधान अक्ष, या फिर उसी को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो दर्पण का प्रधान अक्ष क्या होता है। अब देखिए दर्पण का प्रधान अक्ष ये थोड़ा समझने वाला है। ठीक है, तो दर्पण का प्रधान अक्ष मतलब दर्पण के केंद्र से पी क्या है आपका ध्रुव वर्ग, सॉरी दर्पण के केंद्र और ध्रुव को जो रेखा जोड़ेगी उसी को हम बोलते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष। अब जैसे ये है दर्पण का ध्रुव, ये क्या है इसका वक्रता केंद्र। अब इसको ये रेखा क्या कर रही है, जोड़ रही है, इसको हम क्या बोल दिए, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। अब यहाँ पर भी वही होगा, दर्पण के केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, या फिर कह सकते हैं इससे गुजरने वाली रेखा क्या होगी, दर्पण का प्रधान अक्ष। यहाँ पे भी ये क्या है, प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष उसी को बोलते हैं। तो प्रधान अक्ष क्या होता है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, दर्पण का प्रधान अक्ष या फिर दर्पण का मुख्य अक्ष। समझ गए आप। फिर से इसको कर ले रिवाइज, क्या फिर से एक बार कर लेते हैं। भाई दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होगा, अब वक्रता केंद्र मतलब केंद्र, अब गोला का जो केंद्र होगा वही दर्पण का वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या क्या होगा, अब भाई जिस गोले से दर्पण बना है या फिर जिस गोले से हम दर्पण को काटे हैं उस गोला का जो त्रिज्या होगा वही क्या है, वक्रता त्रिज्या। दर्पण का ध्रुव, दर्पण के सतह के बीचों बीच में जो बिंदु होगा उसी को बोलेंगे दर्पण का ध्रुव। दर्पण का प्रधान अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस या फिर मुख्य अक्ष, दर्पण के केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण का क्या कहलाती है, प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष कहलाती है। तो यहाँ पे ये क्या है, मुख्य अक्ष है। अब यही सब हुआ दर्पण का हाथ पैर ये सब। ठीक है, इसी के सहायता से क्या करे, प्रतिबिंब बनाएगा। अब चौथी पश्चिमी बात भी कर लेते हैं, दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो दर्पण का द्वारक मतलब दर्पण की चौड़ाई। अब दर्पण का चौड़ाई कैसे करेंगे, भाई देखिए ऐसे यहाँ पे इसको हम गींजा पीटी नहीं करते, यहाँ पे समझाते हैं। जैसे यही दर्पण उठा लीजिए, एक ये है हमारा क्या, ये उठा लिए हम एक कोई अवतल दर्पण, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। अब देखिए ये जो है भाग, इसकी जो लंबाई है इसी को हम बोलते हैं दर्पण की चौड़ाई। अब अगर आप दर्पण की चौड़ाई कम करना चाहते हैं तो थोड़ा इधर से भी काट दीजिए, थोड़ा इधर से भी काट दीजिए। अब देखिए, अब दर्पण पहले यहाँ तक था इसका चौड़ाई ये, अब दर्पण की चौड़ाई ये है। और कम करना चाहते हैं
तो यहाँ से थोड़ा काट के हटा दीजिए दर्पण को, थोड़ा यहाँ से काट के हटा दीजिए। तो अब ये कैसा हो जाएगा, यहाँ ये चौड़ाई है दर्पण का। समझ गए दर्पण का चौड़ाई क्या होता है, उसी को बोलते हैं दर्पण का द्वारक। यहाँ पे आप यहाँ पे सबसे कम चौड़ाई ये हो जाएगा, इसे कितना कम चौड़ाई है, तो इसी को बोलते हैं दर्पण का द्वारक। अब हम जो अपने सिलेबस में या फिर 10th क्लास में 12th में भी जो दर्पण पढ़ते हैं उसका द्वारक बहुत छोटा है, बहुत छोटा। जैसे हम आपको समझाने के लिए ऐसे बना दिए दर्पण, ठीक है, एंड अभी से हम बनाएंगे भी इसी तरह दर्पण को, बट अगर एक्चुअल में हम दर्पण को देखेंगे ना, हमको एकदम ऐसे दिखाई देगा, थोड़ा सा टेढ़ा दिखाएगा, थोड़ा सा गोल, एकदम ऐसे ऐसे, मतलब ये भी तो हम बहुत ज़्यादा कर दिए, ठीक है। ऐसे हम दर्पण को बनाते हैं, रियल में ऐसा होगा, बट यहाँ पर समझाने के लिए हम क्या कर देते हैं, थोड़ा गोला कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है, एंड दर्पण का द्वारक जो हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, एंड आप इसको इसलिए ध्यान में रखिएगा क्योंकि जब हम दर्पण के वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच का संबंध बताएंगे तो वहाँ पे हम इसका यूज करेंगे कि दर्पण का जो द्वारक होता है वो बहुत छोटा है। मतलब हम अपने सिलेबस में जिस दर्पण को पढ़ते हैं उसका जो द्वारक होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो अब आप इसको नोट करें, फिर हम मिटा देंगे। पहले इसको मिटा देते हैं, बस इतना नोट करना है आपको, ज़्यादा नहीं। नोट जरूर किया कीजिए, ठीक है। अगर ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे हैं तो नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। नोट कर लिए, मिटा दें, मिटा देते हैं भाई, मिटा दें, मिटा देते हैं। तो भाई अब दर्पण के कुछ अंग के बारे में हम पढ़ लिए हैं। अब लास्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट सा इसका अंग है, उसको हम अंग ही बोल देते हैं, ठीक, उसको पढ़ते हैं। स्पीड से मिटाते हैं यार, एकदम वीडियो का लेंथ बड़ा हो रहा है जी, स्पीड से मिटाना पड़ेगा। मिटा दें इसको भी, हटाओ, क्या करेगा आप, इसका काम गया, पढ़ लिए, बात खत्म। तो भाई अब हम पढ़ेंगे दर्पण का फोकस और फोकस दूरी, कि दर्पण का फोकस क्या होता है एंड दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अब भाई दर्पण की बात कर रहे हैं तो वो अवतल दर्पण में भी होगा, उत्तल दर्पण में होगा, तो दोनों का हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी, ठीक है। फोकस को इंग्लिश में फोकस है बोलते हैं, फोकस दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि दर्पण का फोकस एंड फोकस दूरी क्या होता है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिए, बढ़िया से समझिए, नहीं तो फिर आगे आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक। समझ लीजिए आप इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में तो भाई हम अच्छा सा यहाँ पे अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये क्या है हमारा, अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण है तो यहाँ पे इसका कोई पोल होगा, अभी हम आपको पढ़ाए हैं। अब भाई ये जिस गोले से बना है उसका कोई केंद्र भी होगा यहाँ पे, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। अब केंद्र और पोल को जो मिलाने वाली ये रेखा है इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। समझ रहे हैं ना आप, इसीलिए हम बोले कि इसका सब अंग है, जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो इसका काम आएगा, ठीक। अभी आप समझ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये इतना जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब हम बात करते हैं दर्पण का फोकस के बारे में। अब हम क्या करते हैं कि दर्पण का जो ये है हमारा मुख्य अक्ष, ये क्या है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं मुख्य अक्ष, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस या फिर प्रधान अक्ष। अब दर्पण के जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी ऐसे, ये देखिए, ये मुख्य अक्ष के कैसा है, समांतर कोई आपतित किरण दर्पण पे पड़ रही है। अब भाई जब दर्पण पे पड़ेगी इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। दर्पण इसका क्या कराएगी, परावर्तन कराएगी, वो भी निश्चित नियमानुसार। कहीं भी दुनिया में किसी भी जगह पे यदि परावर्तन हुआ तो वहाँ पे दो नियम हमेशा वैलिड होगा। पहला नियम,
आपतन कोण किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो हमारा अभिलंब होता है वो तीनों एक ही समतल में होता है। ये दोनों नियम है, हमेशा वैलिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होगा। अब भाई यहाँ पे क्या बनेगा, एक अभिलंब बनाएंगे, तो यहाँ पर जो अभिलंब है वो वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। अब ये कैसे, यहाँ कैसे गुजरा भाई? सिंपल सा खेल है। ये दर्पण कैसे आया होगा? ऐसे आया होगा, इससे हम काट लिए इतना दूर, यही है क्या हमारा दर्पण है। अब भाई इस यहाँ पे किस क्या होगा, इसका एक केंद्र होगा। अब देखिए ये अभिलंब क्या होता है? दर्पण के ऊपर लंब। तो भाई अब अगर आप इस पे लंब डालना चाहते हैं तो ये जो लंब है कहाँ से गुजरेगा? वक्रता, ये केंद्र से होकर नहीं गुजरेगा। आप वृत्त में पढ़े हैं, अगर आप परिधि पे लंब डालना चाहते हैं तो केंद्र से एक रेखा डाल दीजिए परिधि पे, तो यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये क्या है? हमारा अभिलंब। अगर आप थीटा डिग्री पे एंगल पे अगर आपतित किरण आई तो वो ठीक थीटा डिग्री पे ही लौट के नहीं चली जाएगी? ऐसे ऑफ कोर्स जाएगी। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब ये जो परावर्तित किरण है ये प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसी को हम बोलते हैं फोकस। समझ रहे हैं क्या किए हम? फिर से पैरेलल, इसके पैरेलल और निकटवर्ती, इसके बहुत निकट हम एक प्रकाश की किरण लाए। यहाँ समझाने के लिए थोड़ा दूर कर लिए, बट आप ये समझ के रहिए कि यहाँ पे बहुत निकट हम लाए हैं। अब अगर निकट नहीं, बहुत ज़्यादा निकट ले आएंगे फिर आपको कोने के बारे में नहीं पता चलेगा, कैसे कोण बनाएंगे, ठीक है, बनाने में उतना नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम थोड़ा ऊपर उठा के लिए। तो प्रकाश की किरण कैसा? एक तो निकटवर्ती, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तब यहाँ आई, इसका क्या हुआ? परावर्तन हुआ। अब परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर पड़ती है या फिर जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसी को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। समझ गए? अब फोकस आप समझ गए, तो ये क्या है? एफ हमारा क्या है यहाँ पे? फोकस। फोकस को एफ से ही डिनोट करते हैं, इसलिए हम यहाँ एफ लिख दिए, ठीक है। अब फोकस दूरी क्या होती है? तो देखिए पोल से लेकर फोकस के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस अगर माने तो ये एक्स, यहाँ पर जो एक्स है हमारा वो क्या है? फोकस दूरी। समझ गए? तो अब अवतल दर्पण का फोकस और फोकस दूरी आप समझ गए होंगे क्या है। सिंपल है, समांतर प्रकाश की किरण आई, वो प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरी उसी को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का फोकस बोलते हैं। अब सेम खेल उत्तल दर्पण में भी होगा, तो इसको मिटा दे, लिख लीजिए। इसका परिभाषा आपको चाहिए, ऑफकोर्स चाहिए। तो ये देखिए, सॉरी ये देखिए आपके बोर्ड पे किसका परिभाषा आया? फोकस का परिभाषा, ठीक है। फोकस का परिभाषा आ गया, तो हो गया, लिख लिया आप। मिटा दें इसको, मिटा देते हैं। फोकस दूरी, पोल से लेकर फोकस के बीच का डिस्टेंस, फोकस दूरी, मिटा दें, मिटा देते। यहीं पे एक उत्तल दर्पण भी बना लेते हैं, और क्या भाई। तो भाई उत्तल दर्पण हमारा कैसा होगा? इसके हम थोड़ा ऐसे, हाँ ठीक है, बट थोड़ा अच्छा करते हैं, थोड़ा अच्छा करते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं। ये इसको हम किधर से पेंट करेंगे? रस्तित करेंगे भाई, पेंट, वही पेंट बोल दें, कहाँ होगा? रस्तित करेंगे, बाहर अंदर से करेंगे, तब ये क्या होगा हमारा? ये कौन सा दर्पण है? अवतल। अभी तक तो आपको अब ये कंफर्म हो गया होगा कि कौन अवतल दर्पण होगा, कौन उत्तल। ये कौन सा है भाई? उत्तल दर्पण है, जिसका अंदर वाला सतह रस्तित उत्तल, जिसका बाहर वाला सतह रस्तित अवतल। अब यहाँ पे प्रकाश की किरण किधर से आएगी? इधर से आएगी भाई। यहाँ पे इसका कहीं पोल होगा दर्पण के बीचों बीच, यहाँ जिस गोला से बना है उसका कोई केंद्र इधर होगा, उसको हम सी से डिनोट करते हैं। अब पोल और केंद्र को जो रेखा मिलाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं, प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष। भाई यहाँ पर भी सेम खेल होगा। यहाँ पे प्रकाश की किरण इधर से आएगी, एक समांतर यानी प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, और यहाँ पे इसका क्या होगा? परावर्तन होगा। ये परावर्तित, यहाँ पर जो अभिलंब बनेगा वो भी कहाँ से पास करेगा? यहाँ से। तो परावर्तित किरण इस बार इधर जाएगी, ये ऐसे,
जाएगी, ठीक है। अब देखिए परावर्तित किरण प्रधान अक्ष से होकर इस बार नहीं गुजर रही है, हम क्या करेंगे, इसको ज़बरदस्ती गुजरवा लेंगे, ऐसे डॉटेड करके गुजरवा लेंगे। अब हमको लगा, जब हम इधर से देखें तो हमको लगा ये किरण यहाँ कहीं से आ रही है, इसी को हम क्या बोल दिए, फोकस, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण का क्या है, फोकस। एंड इसके पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस x है, यहाँ पे y बोल देते हैं, ये क्या है हमारा फोकस दूरी। यहाँ पे जो f है क्या है, फोकस, एंड y क्या है हमारा, फोकस दूरी। एंड देखिए इसके फोकस को आप देख नहीं सकते हैं, तो आप इसीलिए भी ये भी कह सकते हैं कि इसका जो फोकस होगा वो काल्पनिक होगा। काल्पनिक, कैसा फोकस होगा, काल्पनिक, क्योंकि ये दर्पण के पीछे है, इसीलिए ये काल्पनिक है। हम समतल दर्पण में पढ़े थे, वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता था वो काल्पनिक होता था। क्यों होता था काल्पनिक, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, उसको हम पर्दे पर भी नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए वो क्या है, काल्पनिक है। तो आपसे यदि पूछ लिया कि काल्पनिक फोकस किसका होगा, तो आप इसको टिक मारिएगा, उत्तल दर्पण का। इसका वास्तविक फोकस होगा कैसे देखिए यहाँ पे अगर हम हैं, इसके फोकस को हम देख सकते हैं, मतलब दर्पण के पीछे नहीं है, दर्पण के परावर्तक सतह के तरफ है। इसका जो फोकस होगा कैसा होगा, वास्तविक, वास्तविक रियल में फोकस इसका होगा, ठीक है। एंड अब देखिए आप एक बात ये भी यहाँ से नोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम उसको लिखते हैं, ठीक। अभी आप पहले देख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा जो भी आपको लिखना है। अगर हम यहाँ पे एक क्या कर लें, अवतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक। अवतल दर्पण बना लिया, इसका ये क्या होगा, पोल होगा, एंड पोल मान लेते ऐसे मिलाएगी, यहाँ पे कुछ होगा, टेढ़ा हो गया ना रेखा, सीधा करते, सीधा कान पकड़ के सीधा कर देंगे, समझे जी, सीधा नहीं तो बनिए। यहाँ पे इसका क्या होगा, केंद्र होगा, वक्रता केंद्र, इसको एक रेखा मिलाएगी, ये क्या होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब भाई जब यहाँ से देखिए पैरेलल लाइट लेकर आ रहे हैं, तो कहाँ पे पड़ेगी, कहीं पे यहाँ फोकस होगा, उसी से होकर गुजरेगी, मान लेते यहाँ पे पड़ी। अब यहाँ पर से भी लाइट आएगी तो कहाँ पे पड़ेगी, फोकस पर ही पड़ेगी, ऐसे पड़ेगी कि नहीं, ऑफ कोर्स पड़ेगी। अब देखिए ये दर्पण क्या कर रहा है, मतलब लाइट पैरेलल आ रही है और उस सब लाइट को एक जगह एकत्रित कर रहा है। देखिए इधर से लाइट आई, इसको यहाँ पे डाल दिया, यहाँ से भी लाइट गई, इसको यहाँ पे डाल दिया। इसीलिए हम ये अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, अभिसारी दर्पण, ठीक है। कन्वर्जिंग, CONVERSING, कन्वर्जिंग मिरर। अगर स्पेलिंग गलत होगा तो माफ़ कीजिएगा, किताब अगर पढ़ते हैं तो उससे देख लीजिएगा। एंड अब यहाँ पर देखिए, ये तो हमारा किसका है, अवतल दर्पण का। अब एक उत्तल दर्पण भी हम ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको मिटा दें एक उत्तल दर्पण भी ले लेते हैं, ये ऐसे, ये क्या हमारा उत्तल दर्पण, यहाँ पे ऐसे माने तो एक बना लेते हैं, ये इसका पोल है, यहाँ पे कोई क्या होगा, इधर न होगा भाई वक्रता केंद्र इसका, यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा, यहाँ पे कहीं क्या होगा, फोकस होगा, तो बट हमको अभी पता नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैरेलल रे लाते हैं, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण लाए। ये प्रकाश की किरण देखिए किधर चली जाती है, उधर, ये ऐसे चली गई। अब यहाँ से भी अगर हम प्रकाश की किरण को लाएं तो ये किधर जाएगी, इधर जाएगी भाई, फिक्स है। तब अगर ऐसे इसको मिलाएं तो ये फोकस यहाँ पे होगा, एंड ये भी हमको वहीं से आते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण क्या कर रही है, समांतर प्रकाश की किरण को चारों तरफ बिखेर रही है, चारों तरफ ने फैला रही है। देखिए एकदम प्रकाश की किरण कितना बढ़िया एकदम जा रहा है सब समांतर, और जब इस पे पड़ा एकदम फैल गया, चारों बगल ऐसे एकदम मार दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, लाइट को बिखेर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अभिसारी, इसको अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, ठीक है। एंड डाइवर्जिंग, DIVERSING, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में आ भी सकता है कि भाई अभिसारी दर्पण किसको बोलेंगे, अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण, अपसारी दर्पण मतलब उत्तल दर्पण। ये क्या हमारा उत्तल
दर्पण, यहाँ पे इसका क्या होगा, फोकस। समझ गए अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आएगा तो नहीं आएगा भाई, इससे ज़्यादा नहीं आएगा एग्जाम में, जितना बता दें इनफ है, ठीक है। फिर भी आप बुक पढ़िए, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है बुक पढ़ने से। तो अब आप इसको नोट कर लें। तो फिर आज का क्लास हम यहीं पे करते हैं समाप्त, एंड पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को।